क्या ग्राफ पे लगाया है? 7x5 या 5x7? लाइन से लाइन 5 फीट। और गन्ना भी क्या इसमें लगाते हैं? क्या ग्राफ में लगाते हैं? गन्ना जो टक्कर होते हैं उसमें क्या लेते हैं ग्राफ? उसमें ग्राफ रहता है 3 फीट का है। 3 से कम। तो हम जो तरीका बता रहे हैं अभी केले के लिए, जो हमने पैटर्न बना है 70-30 विधि और 5x7 5x9 का। पहले क्या था आपके इधर भी बहुत सारे क्षेत्र में 5x5 का केला लगाते थे, उससे भी कम था शायद जो केला करते थे यहाँ पे 5x4 पे करते थे, 4.5 5x6 भी किया करते थे। अभी हम जो तरीका बता रहे हैं 5x7 का, मतलब लाइन से लाइन 5 फीट जो ड्रिप करते हैं आगे फ्लड से दोनों पे करना है। तो ड्रिप पे डालनी है आपको तो 5 फीट के अंतर पे डालना है। और उसमें पौधे से पौधा जो होता है लाइन होता है वो 7 फीट रखना है। उसमें जिगजैग करना है। जिगजैग आता है समझ में? जी। ऐसा ये अगर सामने सामने नहीं आता, थोड़ा गैप में आता है ऐसा। पहला लाइन पहला तीसरा पांचवा ये सेम दिखता है, दूसरा चौथा छठा ये अलग दिखता है। तो ये वो है जिगजैग पैटर्न। उसमें क्या होता है आप जैसा खेती करते हो पारंपरिक पद्धति से 5x5 सामने सामने पौधे आते हैं, उसमें क्या होता है पत्ते एक दूसरे पे आते हैं तो प्रॉपर रूप से उसे सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता अच्छी तरह से। तो उसका कारण है आपका उत्पादन कम होता है। किसी भी अगर बात करें आप किसी भी फल पौधा जो भी कुछ आता है हमें उत्पादन आता है, चाहे गन्ना हो केला हो, उसकी अगर बात करें तो उसमें क्या होता है 100 किलो का अगर मतलब 1 किलो का अगर अपन बात करते हैं 1 किलो उत्पादन का किसी तो उसमें 72% मतलब 72% उसमें पानी रहता है। किसी भी फल में, फल हो सब्जी हो गन्ने का मतलब पेड़ हो या फिर केले का पेड़ हो, उसमें 72% पानी रहता है। 18% उसमें रहता है, 18 से 20% उसमें बायोमास रहता है, जो उसका मतलब पूरा पत्ते पौधे जो लकड़ी वगैरह जो होता है वो रहता है। और उसका वो 22% रहता है। और बाकी जो होता है उसमें जो हम करते हैं खाद देते हैं उसमें NPK जो देते हैं उसका वजन रहता है 8-8.5%। अगर ये तरीका आपको मतलब समझ में आ गया 72%, 20-22% और 8%, ये अगर आपके मतलब दिमाग में बैठ गए पैटर्न अगर समझ गया तो आप फसल पे काम करना शुरू कर दो कि जो हम 8% जो NPK का रहता है खाद का वजन रहता है हम सबसे ज़्यादा खर्चा खाद पे करते हैं। और जो 72% उसमें पानी का वो रहता है, किसी भी फल पौधे का वजन बढ़ाना है 72% पानी रहता है। तो अगर पानी देने का तरीका अगर हम सही से करते हैं तो वजन में बढ़ावा आता है या फिर पूरा वजन घटा देता है। तो केला हो सब्जी हो या फिर गन्ना हो कोई भी फल हो उसमें पानी देने का एक मतलब तरीका रहता है जो हम फ्लड से पानी देते हैं या फिर ड्रिप से पानी देते हैं। किसी भी फल पौधे फसल में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, उसे ताज़ा पानी चाहिए। ताज़ा पानी और ज़्यादा पानी दोनों में फर्क है। ताज़ा पानी मतलब जो उतना उसको जितना लगे पानी वो हर रोज देना चाहिए। और ज़्यादा पानी मतलब हम एक बार देते हैं गीला कीचड़ कर देते हैं वो सूख जाए तब हम दूसरा पानी देते हैं, तो ये तरीका गलत है। इसमें क्या हो रहा है आपका जो मतलब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है आपका पानी बहुत है लेकिन वही आप थोड़ा उसका गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा दे रहे हैं। ज़्यादा देने की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी ज़मीन जो अभी पहले अच्छा पैदावार देती थी अभी कड़क बन चुकी है, थोड़ा कड़क बन रही है। और जो मतलब जितना बाकी राज्यों का जो रेशो आता है 1 एकड़ में कितना उत्पादन आता है वो यहाँ पे कम आएगा या फिर आज तो आ रहा है आपके हिसाब से, लेकिन अभी 2-4-5 साल की बात करें अगर एक तरीके से आप पानी देते रहे तो भी आपका उत्पादन घटता जाएगा। तो सबसे पहला मेन विषय आपका पानी प्रबंधन का होगा। आप ठीक से करो तो उसमें सुधार आ सकता है, उसमें उत्पादन आ सकता है।
जो आप फ्लड से पानी देते हो उसमें हम तरीका बताते थे। फ्लड से भी पानी देना, तो ड्रिप तो हर के पास नहीं है और लगाने में भी उसमें समय आता है। जो तो आप फ्लड से पानी दे रहे हैं तो एक ऑड इवन करो उसमें, मतलब पहले नाली में देते हो, दूसरी नाली आप सूखा रहो, फिर तीसरी नाली में, फिर चौथी नाली सूखा रहो। इससे फायदा क्या होता है कि जमीन को जो चाहिए, मतलब फसल को जो चाहिए, अपनी जमीन का जो स्वस्थ मिट्टी जिसे कहते हैं, जीवंत भूमि जिसे कहते हैं, उसकी एक परिभाषा है कि उसमें 25% हवा चाहिए, 25% पानी चाहिए, 45% उसमें मिट्टी चाहिए और 5% उसमें ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए। तो हम अगर खेत में जाए, किसी भी खेत में जाए, अगर इस समय जाए तो वहाँ की अगर मिट्टी उठाए तो उसमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना प्रतिशत पानी होगा, कितने प्रतिशत इसमें हवा होगी, कितना प्रतिशत ऑर्गेनिक कार्बन होगा, कितनी हवा पानी का अगर आप समझ गए, जो मापदंड अगर समझ गए, तो आपका मतलब स्वस्थ मिट्टी कैसी है या खेत में जाकर समझ जाओ। जो वापसा कंडीशन बोलते हैं ना, वो खेत में हमेशा रहना चाहिए। किसी भी फसल हो, कोई भी फसल हो, वापसा कंडीशन ज़्यादा रहना चाहिए उसमें। तो खेत में अगर आप उठा के खेत में जाते हो, मुट्ठी में मिट्टी उठाओ, अगर वो नीचे है, पानी नीचे आ रहा है तो समझो पानी ज़्यादा है, उसका गोला बनाओ। वो गोला अगर आप बनाते हो एकदम कड़क हो जाता है, दीवार पे मारो तो फूटता नहीं, तो समझो मिट्टी का पीएच आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। उससे आपको कम करना है। वो कैसे कम करना है वो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन वो मतलब आप समझ सकते हो कि अपनी हमारे खेत की मिट्टी कैसे होनी चाहिए, जो पौधे को चाहिए। और हम ऐसे बना रहे हैं उसको कि जो पौधा नहीं चाहिए उसको, चाहे वो केला हो, गन्ना हो, पपीता हो, कोई भी फसल हो। तो एक मापदंड है आपका मिट्टी का, पानी का जो दे रहे हैं आप, उसमें क्या होगा, और जब पानी दोगे आप एक बार एक ऐसे दोगे तो उसमें हवा भी आएगी। जो सूखा होगा उसमें हवा आएगी, तो थोड़ी दरारें पड़ती है, जमीन में दरारें पड़ती है, उसमें हवा अंदर जाती है। हवा अंदर जाए तो जो जड़ें होती है, किसी भी फसल की जड़ें होती है, तो उसको हवा भी आनी चाहिए और नमी भी रहनी। हम जो खाद देते हैं, जब खाद देते तो पौधा नहीं होता, तो जैसे हमारे समय पर खाना चाहिए, सुबह शाम जैसे भूख लगती है वैसे ही पौधा करता है। उसको जब खाना चाहिए तब वो उठाता है। तो जब खाना होता है तो उसके पास नमी भी रहना चाहिए, पानी और हवा भी रहनी चाहिए, तब वो खाना अच्छी तरह से उठाता है। अगर उसके पास ज़्यादा पानी ही आएगा पूरा कीचड़ में, अगर उसकी जड़ें, तो खाना नहीं उठाता। जो हम खाना देते हैं और जो खाद डालते हैं वो सब उस टाइम पे वेस्ट रहता है। अगर उसके पास थोड़ी हवा भी आती है, थोड़ा सांस ऑक्सीजन लेती है उसकी जड़, तो खाना प्रॉपर रूप से उठाती है। तो ऑड इवन अगर पानी देते हो आप, तो एक साइड में सूखा रहेगा, उसमें दरारें आती है, हवा अंदर जाती है जड़ों के पास, और जड़ें एक्टिवेट रहती है और अच्छा काम करती है, खाना अच्छा उठाती है पौधे का। दूसरी बार जब आप पानी दो तो तरीका बदलना, मतलब दूसरा आपने सूखा रखा था, चौथा सूखा रखा था, छठा आपने सूखा रखा था, तो उसमें पानी दो। तो 1, 3, 5 की जो नाली है वो आपकी सूखी रहेगी। तो पहली बार इधर से सूखा था, इधर से आप पानी दे रहे थे। दूसरी बार क्या, आप इधर से पानी दोगे, इधर से सूखा रहेगा। ये पलटा पलटी करना है, मतलब जड़ों का विकास दोनों तरफ होता है किसी भी फसल में। उसको अगर दोनों तरफ से पानी अगर मिलता रहे, दोनों तरफ से हवा भी मिलती रहे, तो जड़ स्वस्थ रहती है। तो ये फंगस की जो बीमारी आती है किसी भी फसल में, जड़ों से जो मतलब बीमारी आती है वो जमीन से आती है। डंप होता है या फिर सूखता है पौधा, ऊपर से ऐसा मुरझाता है, तो इस वजह से तो अगर आप ये तरीका अगर अपनाते हो तो आपकी जड़ें स्वस्थ रहती है, खाना प्रॉपर रूप से उठाती है, और जो आपकी फंगस की जो बीमारी है वो कम करती है। दूसरा जो है आपका एक प्राणी प्रबंधन में आपको किसी का मतलब
ड्रिप से तो ड्रिप से भी कैसा है, हमारे इसमें क्या करते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात हो, उसमें क्या करते हैं, ड्रिप की अगर चलानी हो, हमारी ज़्यादा काली मिट्टी है, आपकी इधर हो रेतीली मिट्टी है, थोड़ा बारीक कम करा तो पानी अंदर के तो मतलब कम रहती है ना, जितना पानी आता है वो चला जाता है, ज़्यादा बारिश हो तो रहता है कैसे पानी आता है। तो हमारी इधर काली मिट्टी में क्या करते हैं, पानी वो धर के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं पानी, जितना पानी वो वैसा चिड़चिड़ पाना रहता है। हमारे यहाँ करते ड्रिप से अगर पानी देते हैं तो जैसा लाइट चलती है दिन में 6 घंटे 8 घंटा, तो मतलब पूरा दिन पानी चला है, तो वहाँ पर भी काली मिट्टी में बहुत सारी ऐसी बीमारी आ चुकी है हमारे इधर, जो फंगस की जो बीमारी है वो ज़्यादा आ रही है, इसलिए हमारे क्षेत्र में भी उत्पादन से कम होता जा रहा है। मतलब प्रॉपर रूप से अगर काम करें आप जोड़ों पे अगर ध्यान रखें तो उसको ये खाली मेंटेन रखो कि उसमें हवा भी जाना चाहिए और पानी भी नमी भी होना चाहिए, पूरा पानी ना हो या फिर पूरा हवा ना हो, आपका कंडीशन हमेशा खेत के रहनी चाहिए। आप बोलते हो कि गन्ने को बहुत सारा पानी लगता है, ये थोड़ा गलत तरीका है, गन्ने के ज़्यादा नहीं, उसको भी ताज़ा पानी लगता है। आपको अगर उत्पादन बढ़ाना है, उसमें टनेज एवरेज बढ़ाना है, तो पानी प्रबंधन आपको कम करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे हमारा मतलब मैं स्टडी जो करता है और अभी तक उसके हिसाब से आप सोचते हो, आप जो गन्ने को पानी देते हैं यार यूट्यूब, उसका अगर पानी प्रतिशत आप 50% कम करते हो तो 50% आपको उत्पादन बढ़ेगा। जितना प्रतिशत आप पानी कम करोगे उतना प्रतिशत आपको उत्पादन बढ़ेगा। अब मतलब जानते होंगे या फिर आपने सुना होगा, हम महाराष्ट्र में ड्रिप से गन्ना करते हैं, फिर भी 1 एकड़ में 800 से 1200 क्विंटल लेते हैं ड्रिप से। पहले जो कूलर से पानी देते थे तो एवरेजन 35, 40, 50 के आसपास पहुँचते थे, 500 क्विंटल तक। अभी ड्रिप से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 800 से 1200 क्विंटल तक गए। खाली उसमें क्या है कि ड्रिप मतलब जितना पानी चाहिए उतना ही देता है ड्रिप से, और बाकी तो जमीन सूखी पड़ी रहती है तो घास भी उसमें कम आती है, घास का खर्चा कम हो जाता है, निदाई गुड़ाई का खर्चा कम हो जाता है, और पौधा भी मतलब अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। तो एक पानी का तरीका एक होगा है आपका खाद प्रबंधन। खाद का आप कैसे डालते हो, यूरिया की पोटास ज़्यादातर यहाँ छिड़काव में करते हैं, धान में हो या फिर, और अगर केला लगाए तो केले में किस देते हो, पौधे के पास। एक मैं तरीका बताता हूँ आपको, जैसे आप बताते हैं मतलब खाद देते हैं, जिसमें अगर धान में भी देते हो वैसे छिड़काव करके देखते हैं, उसमें भी क्या होता है, जब उसमें यूरिया DAP ज़्यादा मिक्स करते हैं, यूरिया और DAP, तो यूरिया तो ऐसे ही मतलब उसका फॉर्मुलेशन ही ऐसा है यूरिया का, तो आधा वातावरण में उड़ जाता है, 20-22% लगता है अपने पौधे को, जो उड़ जाता है उसका मतलब अपना तो खर्च तो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए खाद देने के लिए हमने एक तरीका बनाया है, भट्टी खाद, एक कंसेप्ट बोलते हैं उसको। भट्टी खाद मतलब भट्टी आप समझ सकते हो, सब मिलाए और भट्टी रहती है, सब बोलते हैं ना, डीग लगा देते, खाद का डीग लगा देते। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, आप जो भी खाद डालते हो, यूरिया हो, DAP हो, पोटास हो या गोबर खाद हो, जो भी हो आपका, उसमें क्या करना है आपको, जो आप 1 एकड़ में DAP देना है आपको, एक बोरी, मतलब 50 किलो की एक बोरी आप 1 एकड़ में देना है आपको, बीघा हो या फिर जो भी हो, जितना भी क्षेत्र हो। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, जितना क्षेत्र है आपने 50 किलो की एक बोरी देना है, तो उसमें क्या करना है, वो आधी करना है 25 किलो का, उसके 3 गुना आपके पास गोबर खाद हो, सूखा पूरा, मतलब जो सड़ गया पूरा, वो गोबर खाद लेना है, या फिर आपकी खेत की मिट्टी लेनी है,
उससे 3 गुना, मतलब 75 किलो गोबर का या फिर आपकी खेत की मिट्टी, और ये 25 किलो, कितना हो 100 किलो। तो जो आप 50 किलो दे रहे थे उसकी जगह आप 100 किलो दे रहे, और जब 50 किलो दे रहे थे आप, जो DAP दे रहे थे उसमें क्या था, फॉस्फोरस रहता है 46%, बाकी 54% उसमें क्या रहता है वो हमें नहीं पता। जो 46% रहता है उसमें 23 किलो आता है, मतलब आप 50 किलो दे रहे हैं, उसमें मात्रा कितनी है 23 किलो है ना, 1 एकड़ में जो दे रहे हैं। और जो भट्टी खाद बनाते हैं उसमें क्या होता है 100 किलो, तो 23 किलो आप देते हो DAP में, उसमें भी क्या होता है आपकी ज़मीन का pH कितना है, कार्बन कितना है, उसके निर्भर रहता है कि आपका DAP मतलब जो खाद है, जो फास्फोरस का खाद आपके खेत में कितना लागू, पौधे ने कितना उठाया। तो अगर आपके खेत का pH 6.5 से 7 है, एवरेज है, तो वो आपको 35% लगेगा पौधे को, और 65% फिक्सेशन में जाएगा। जमीन कड़क होने का वही कारण है, DAP ज़्यादा कड़क होना चाहिए, फास्फोरस फिक्सेशन होना चाहिए। जो 35% आपका लग रहा है उसमें, अगर pH आपका मेंटेन नहीं है, तो ये भट्टी का अगर आप बना रहे हैं उसमें क्या है, आपकी खेत की मिट्टी है या फिर गोबर का, तो ये दोनों का बॉन्डिंग होता है उसमें। तो DAP का जो बॉन्डिंग रहता है केमिकल का उसमें, ये भट्टी खाद में टूट जाता है, वो पूरा उसमें मिक्स हो जाता है। उसके जो बैक्टीरिया रहते हैं गोबर में या फिर मिट्टी में जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो उसका पूरा कंपोस्ट करते हैं, वो खाद में कंपोस्ट करते हैं। तो ये DAP आप अगर सीधे तरीके से अगर खेत में डाल तो 28 से 30 दिन के बाद आपका लगना चालू होता है, पौधे को लगना चालू होता है। जो DAP खाद बनाते कंपनी वो ही बताते हैं, किसान पाठशाला नहीं बता रही या फिर मैं नहीं बता रहा, वो उस पर ही लिखा होता है कि उसका मतलब फॉर्मुलेशन ऐसा है DAP का कि वो जमीन में अगर जाए तो 28 से 30 दिन में लगना चालू होता है और 90 दिन तक लगता है। तो हम जैसे मतलब अभी बुआई कर दिया धान, तो कितने दिन के बाद देते हैं, शुरुआत में देते हैं या फिर 15 से 20 दिन। उसके जरूरत हो कि जैसे उसने जो फुटाव चालू कर दिया, उसके पास तो फास्फोरस होना चाहिए, तभी तो वो करेगा। और अपन दे रहे 10-15 दिन में या फिर 1 महीने के बाद, तब तो उसके पास अगर खाद ना रहा तो फिर वो क्या करेगा, वो अपनी हिसाब से बढ़ेगा जितना उसको मिलता है। और वो भी 28 दिन के बाद आप देते हो, 10 दिन के बाद देते हो, 28 दिन में लगना चालू होता है, मतलब तब तक आपकी फसल की उम्र आधी हो जाती है। तो जड़ों का विकास तो शुरुआत से होती है। तो एक खाद है कि आप मतलब खाद देने का तरीका जो आप शुरुआत में दो, जैसे आप बुआई करते हो, अगर आपको पॉसिबल हो तो शुरुआत से मिट्टी में मिक्स करते हो। भट्टी खाद है उसमें तो मिट्टी है या फिर गोबर है, तो ऐसे ही आप दे देते हो लाइन में जहाँ पे आपको बुआई करनी होती है, वैसे ही डालते हो, बाद में उसमें बुआई जैसा नहीं हो जाए तो आपका वेस्टेज नहीं जाएगा, और जो रहता है उसमें वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। आपका पौधा तुरंत जैसा उसके फुटाव चालू हुआ, जड़ें उसके फैलने लगी, तो तुरंत वो भोजन उठा लेता है, अच्छा तरह से बढ़ता है। एक तरीका और उसका एक प्रोसेस है भट्टी खाद बनाने का, जैसे मैंने बताया आपको माप बताया उसका, आधा लेना है, उसके 3 गुना मिट्टी या गोबर है, तो उसको नीचे प्लास्टिक के पेपर से ढक दो, प्लास्टिक के पेपर में रहना है, उसको पूरा मिक्स कर दो, नीचे प्लास्टिक का पेपर, ऊपर से थोड़ा नमी कर दो उसमें। नमी करने के लिए आपके पास पानी का पानी हो, गाय भैंस का गोमूत्र हो, तो उसमें नमी कर दो, थोड़ा कीचड़ नहीं बनाना है, खाली नमी चाहिए। मतलब 50 या 100 किलो का आपका अगर खाद है तो 2 से 3 लीटर पानी हो जाता है, तो नमी को फिर से ढक दो। 3 दिन के बाद उसको खोल दो, फिर घंटा भट्टी करो, मिक्स कर लो उसको थोड़ा, ताकि उसके जो मतलब गैस आती है, गैस बनती है DAP से जो गैस बनती है वो हवा में उड़ जाए, और फिर उसको मिक्स करके फिर ढक दो 3 दिन तक, और 7वें दिन उसको निकालो सीधा खेत में। तो भट्टी खाद का असर क्या होता है खेत में, जो आपका DAP
28 से 30 दिन के बाद लगना चालू होता है, वो तुरंत लग जाता है, तुरंत लग जाता है, तुरंत असर दिखा देता है। और 90 दिन तक उसका भी असर रहता है। भट्टी का अगर आप देते तो 1 महीने 40-45 दिन का उसका असर रहता है, वो पोता लेता है उसके समय से, जैसे उसको भोजन की आवश्यकता हो उठा रहता है। लेकिन भट्टी खाने में वही बताया मैंने आपको, पानी का तरीका भी आपको उसके साथ नहीं करना पड़ता। मतलब जैसे बताया, और भट्टी का दे रहे और फिर नीचे कर रहे हो, कुछ काम नहीं, दोनों तरीके से आपको जाना पड़ता है। तीसरा मैं बताता हूँ शॉर्ट में, आपको दवा स्प्रे करते हो, किसी भी फसल पे दवा छिड़कनी पड़ती है रासायनिक दवा, उसमें कुछ बीमारी आती है, चूसक की पतंग, मक्खी, मावा मक्खी आती है, तो मतलब नुकसान करते हैं, उसमें आप छिड़काव करते हैं। कुछ कोई भी अगर 1 एकड़ की अगर बात करें तो कम से कम 1000-1200 रुपये की आपकी दवा, केमिकल दवा आती है, तो छिड़काव करें तो भी नुकसानकारक है और अपने जेब में पैसा भी जाता है। तो उसका एक आसान सा तरीका निकाला है हमने, वीएम स्प्रे का, मिट्टी और वाइसोलेटा का स्प्रे। मिट्टी, आपकी खेत की मिट्टी, उससे आपको छिड़काव करना है। तो मिट्टी लेने का एक अलग सी विधि है, जहाँ पे आपकी कोई खेत में निंदाई गोड़ाई की नहीं हो कई सालों से, जहाँ पे कोई खरपतवार दवा नहीं है, कोई रासायनिक खाद नहीं इस्तेमाल किया है, ऐसे जगह से मिट्टी ली, 5 फीट का गड्ढा करना है, वहाँ से ऊपर से नीचे तक आपको मिट्टी उठाना है। तो जितना आपको लगे, तो 50 लीटर का 100 लीटर का, तो 100 लीटर पानी का अगर ड्रम है, तो 100 लीटर पानी में 10 किलो मिट्टी और 100 ग्राम वाइसोमेटा और बीकेसन से मिल जाएगा उसको, तो 100 ग्राम डालना है। तो मिक्स घोल मतलब मिक्स करो, मिट्टी और वाइसोमेटा मिक्स कर लो, 24 से 36 घंटे उसको हिलाते रहो, ऊपर से नीचे हिलाते रहो पूरा मिक्स। और फिर जैसे आप पंप में डालते हो तो 2 बार उसको कपड़े से कपड़ा छान कर 2 बार, तो उसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े कंकर आते हैं मिट्टी के बनाते हैं, तो अटक जाएंगे और खाने से पानी जाएगा, मटेरियल पानी जाएगा मिट्टी वाला, आपको स्प्रे कर देना किसी भी फसल पर। तो उसका फायदा क्या है, आपका पैसा बच गया, रासायनिक खाद से आप मतलब रासायनिक जो केमिकल आप छिड़काव कर रहे थे जिससे तो आप बच गए। और स्प्रे क्या काम करेगा, आपका जो फसल के पत्तों पे आपका जो स्प्रे जाएगा, तो उसमें क्या रहेगा, मिट्टी रहेगी और वाइसोमेटा, तो मिट्टी का एक आवरण बन जाता है पत्तों का, बारीक सा आवरण बन जाता है। तो किसी भी रस चूसक कीट फसल का जो नुकसान करते हैं, बस अपने पत्ते से जो रस चूसते, जो पत्ता ऐसा कमजोर हो जाता है, तो मिट्टी का आवरण बनने से क्या होता है, उसका संरक्षण होता है। कीट पतंग उसके पत्ते में आती है लेकिन वो रस चूस नहीं पाती, क्योंकि उसमें मिट्टी का आवरण हो जाता है। और जो वाइसोमेटा है, उसमें वाइसोमेटा क्या करता है, सुक्रोज देता है। सुक्रोज का काम क्या है, क्लोरोफिल बढ़ाना। क्लोरोफिल मतलब जो पौधे का भोजन है, सूर्य की रोशनी आती है तो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के तरीके से, तो उसमें सुक्रोज ज़्यादा लगता है, क्लोरोफिल ज़्यादा लगता है, और क्लोरोफिल बढ़ाने का काम वाइसोमेटा करता है। मतलब आप जैसे मिट्टी का स्प्रे करते हो तो आवरण बन जाता है, तो फिर उसके जो छिद्रे होते हैं तो वो काम वाइसोमेटा पत्तों की फसल के पत्तों पर, तो पत्ता भी आपका स्वस्थ रहता है, पौधा भी स्वस्थ रहता है, और नुकसान जो होता है कीट पतंग से वो भी आपका कम हो जाता है। और आपकी अगर छोटी फसल हो तो हर 7-7 दिन में आप स्प्रे करो, 7 दिन में 10 दिन में, बड़ी फसल हो तो 14 दिन में कर सकते हैं। मतलब आप खेत में जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि इसमें स्प्रे करना है या नहीं करना। अगर 1-2 बार स्प्रे आप शुरुआत से कर देते तो इसमें असर नहीं होता है, नुकसान कम हो जाता है। तो ये मैंने छोटी सी आपको चर्चा की पानी प्रबंधन का, खाद का और आपका स्प्रे का। इसमें आपको जो फसल ले रहे हैं उसमें जो आपकी मेजर समस्या है, मतलब जो उसमें क्या सुधार करना है और क्या क्या उसमें बीमारी आती है, उसमें क्या क्या उपाय करना है आपको, अभी लेटेस्ट आपकी क्या समस्या है, तो पहले जो हमारे वीडियो जो है ना सलाह की किसान पाठशाला, तो उसके मेन
तो यही सबसे मतलब उपयोगी किसान का वीडियो आता है, उसमें सलाह देने का काम की टीम करते हैं। तो आपको वो अच्छे से आपको बताएंगे आपके फसल के बाद। ठीक है, धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक किसानों तक भेजें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राम राम।